रिसेशन इज कमिंग। दुनिया भर का ग्लोबल मीडिया और पॉलिसी एक्सपर्ट्स इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि कैसे 2024 और 25 में दुनिया में रिसेशन आने का खतरा और भी बढ़ चुका है। और रिसेशन आने की चिंता भी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि पिछले ही साल दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज यूके और जापान ऑलरेडी इन्फ्लेशन में जा चुकी हैं। अब आप में से बहुत से सोचेंगे कि वेट, इसका रिलेशन इंडिया की इकोनॉमी से कैसे है? क्योंकि अभी हाल ही में मई महीने का रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज हुआ है और जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन बहुत ही तेजी से कम हो रहा है। और बहुत से लोग ये सोचेंगे कि इन्फ्लेशन का कम होना तो एक अच्छी बात है, तो इसमें रिसेशन कहाँ से आ गया? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की इकोनॉमी में रिसेशन का खतरा क्यों बना हुआ है और रिसेशन आने से दुनिया की इकोनॉमीज और लोगों की सोच पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आखिर ये रिसेशन क्या होता है? अब इसकी कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में अगर किसी देश की जीडीपी ग्रोथ लगातार 2 क्वार्टर्स तक यानी कि लगातार 6 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी कि नेगेटिव में जाती है, तो हम ये कहेंगे कि इस देश की इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है। रिसेशन में जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन और डिमांड कम होते हैं और जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है। यूके में रिसेशन आने से पहले यूके की इकोनॉमी में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन देखा गया था और जिसने इन्फ्लेशन के पिछले 40 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और उसके बाद ये इन्फ्लेशन इतना कम कैसे हो गया कि यूके की इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। और सिमिलरली भारत की भी हालत कुछ ऐसी ही है। हालांकि इंडिया की इकोनॉमी में रिसेशन आने का खतरा कुछ कम है, लेकिन फिर भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आरबीआई ने भी अपना रेपो रेट वैसे का वैसे ही रखा है और इसको कम नहीं किया है, जिसका मतलब है कि अभी तक इन्फ्लेशन का खतरा टला नहीं है। और अगर आप पिछले कुछ महीनों में इंडियन गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजन को देखें तो इसको देखकर तो यही लगता है कि दुनिया भर में अभी भी महंगाई का खतरा टला नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ महीनों में राइस, व्हीट और शुगर के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा कर रखा है। इसके बावजूद कि हम दुनिया भर में राइस के सबसे बड़े एक्सपोर्टर और शुगर के भी सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन चुके थे। और इन चीज़ों के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाने का मतलब तो बिल्कुल साफ है कि आप भारत की मार्केट में इन चीज़ों की कमी नहीं होने देना चाहते। और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी पल्सेस के इंपोर्ट को 2025 तक ड्यूटी फ्री कर दिया है। और कमाल की बात तो ये है कि दालों के मामले में भारत दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के बावजूद दालों का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। और इसके साथ साथ 2025 तक हमने वेजिटेबल ऑयल्स के इंपोर्ट को भी कम ड्यूटी पर अलाउ कर दिया है। अगर हम क्रूड पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया से खरीदते हैं तो सोयाबीन ऑयल अर्जेंटीना से और सनफ्लावर ऑयल रशिया और यूक्रेन से खरीदते हैं। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि वो चीज़ें जिनको हम पहले एक्सपोर्ट्स करते थे, अब अगर हम उन पर बैन लगा रहे हैं, और वो चीज़ें जिनको हम ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना चाहते थे, उनके इंपोर्ट्स अब हम ड्यूटी फ्री कर रहे हैं, तो महंगाई किस तरफ से कम हो रही है?